वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। सबसे पहले आप सभी लोगों को हैप्पी रिपब्लिक डे, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी लोगों को आज 26 जनवरी के शुभ अवसर पर। और बात करेंगे इस वीडियो में हम लोग एलटी ग्रेड के नए विज्ञापन के बारे में। दोस्तों लगातार ये खबर आ रही है, आप लोग देख भी रहे होंगे कि नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आ रहा है एलटी ग्रेड का। और मैंने आपको बताया था काफ़ी समय पहले कि 9 से 10 हज़ार के आसपास पदों पर एलटी ग्रेड का विज्ञापन आ सकता है। तो फिलहाल के जो अपडेट है उसके अकॉर्डिंग 8,905 पदों का अधियाचन यूपीपीएससी को मिल चुका है। पदों की संख्या अभी कुछ इसमें और बढ़ सकती है, 10,000 के आसपास नोटिफिकेशन आने की पूरी उम्मीद है। और जो नया एग्ज़ाम कैलेंडर यूपीपीएससी का आने वाला है उसमें एलटी ग्रेड शामिल हो सकता है, ये भी खबर निकल कर आई है। जो भी मामले एलटी ग्रेड के फंसे हुए थे, सबका साक्षरता का, विषयों में योग्यता का, वो सारे के सारे हल हो गए हैं। तो अब बस नोटिफिकेशन का इंतज़ार है। लगभग 9 से 10 हज़ार पदों पर ये विज्ञापन जारी होगा। तो आपके काफ़ी डाउट हैं इस भर्ती को लेकर, एज लिमिट, साथ ही साथ एग्ज़ाम पैटर्न, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, एलिजिबिलिटी, तो सारे बिंदुओं पर डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। लास्ट तक बने रहिएगा, सारी जानकारी आपको रियल ऑथेंटिक यहाँ पर दी जाएगी। तो सबसे पहले पदों के संख्या की बात करें तो 8,905 पदों का अधियाचन यूपीपीएससी को मिल गया है। ठीक है, कुछ और सीट बढ़े तो 10, साढ़े 10 के आसपास पदों की संख्या यहाँ पर एग्जैक्टली रहने वाली है। ठीक है, और जो एलिजिबिलिटी होता है एलटी ग्रेड में वो ग्रेजुएशन प्लस बीएड होता है। तो एलटी यानी जो 9-10 में पढ़ाते हैं राजकीय विद्यालय में, ठीक है, ये भर्ती यूपीपीएससी से होती है। तो सहायक अध्यापक हैं ये, एलटी ग्रेड शिक्षक कहलाते हैं। और जो मेन एलिजिबिलिटी है, जो मोटा एलिजिबिलिटी हम कहें, वो ये है कि ग्रेजुएशन और बीएड आपका होना चाहिए। ठीक है, बाकी जिस विषय की भर्ती है यदि उसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी है तो आपको ये भी क्राइटेरिया फुलफिल करना होगा। जैसे हिंदी हुआ, साइंस हुआ, एसएसटी हुआ, ठीक है, यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी होता है। बाकी जहाँ पर कॉम्बिनेशन नहीं है वहाँ पर आपका सिंपल जो सब्जेक्ट से आप अप्लाई कर रहे हो आपके ग्रेजुएशन में होना चाहिए। ठीक है, यहीं पर एक और सवाल आता है कि ग्रेजुएशन में हमने 3 साल तक वो विषय नहीं पढ़ा, 2 साल तक पढ़ा, तो क्या हम एलिजिबल हैं? जैसे हिंदी की बात कर लेते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बताया गया है हिंदी की एलिजिबिलिटी कि बैचलर डिग्री आपका हिंदी में होना चाहिए और इंटर में संस्कृत होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। तो यहाँ से अब कुछ चीज़ें आप समझ लीजिएगा। देखिए, हिंदी के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो ये है कि आपका 12th में संस्कृत होना चाहिए, ये बिल्कुल कंपलसरी है एलटी में। ठीक है, और ग्रेजुएशन आपका हिंदी विषय से हो, यानी बीए में आपका हिंदी हो, बीएड तो लगेगा ही। तो यहाँ पर सबसे पहली बात कि क्या हमारा बीए में 3 साल तक हिंदी होना चाहिए, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। 3 साल की अनिवार्यता यूपी टीजीटी में भी नहीं है और एलटी में भी नहीं है। ठीक है, 2 साल अगर आपने हिंदी पढ़ा है अपने बीए में तो आप एलिजिबल हैं। ठीक है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपने देखा हिंदी के लिए क्या है, तो यहाँ पर इंटर में संस्कृत ये मांगते हैं और फिर बीए में ये हिंदी मांगते हैं। ये चीज़ हो गई क्लियर। दूसरी बात यहाँ पर ये है कि कुछ लोग परसेंटेज को लेकर पूछते हैं कि ग्रेजुएशन में कितना परसेंट होना चाहिए। तो कहीं पर भी एलटी के नोटिफिकेशन में परसेंटेज की बाध्यता नहीं रखी गई है। ठीक है, आप यहाँ पर एक बार और क्लियरली देख सकते हैं। ये जो नोटिफिकेशन है ये 2018 का है, जब पिछली भर्ती आई थी। ठीक है, तो उसके आधार पर हम लोग डिस्कस करेंगे। और कोई भी परसेंटेज की बाध्यता एलटी में नहीं होता है किसी भी विषय में। ठीक है, और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी सभी विषयों के लिए बता रहा हूँ कि 2 साल तक यदि आपका सब्जेक्ट है आपके ग्रेजुएशन में तो आप एलिजिबल हैं। बाकी बीएड वगैरह में सब्जेक्ट या परसेंटेज का कोई भी क्राइटेरिया नहीं होता है। आपका बीएड कंप्लीट है तो आप एलिजिबल हैं। ठीक है, तो आपके काफ़ी डाउट्स यहाँ से क्लियर हुए होंगे। ठीक है, अगले विषय पर बढ़ने से पहले एज लिमिट में आपको बता दूं तो 21 से लेकर 40 साल आयु की सीमा होती है। टीजीटी में तो अपर एज लिमिट कोई होता नहीं है, लेकिन यहाँ पर सीमा है 40 साल का। सामान्य वर्ग के आप अभ्यर्थी हैं तो मैक्सिमम जो 40 साल का एज है वही होता है। ठीक है, बाकी कैटेगरी में जो रिलैक्सेशन मिलता है वो मिल जाएगा। जैसे ओबीसी को 3 साल का, एससी/एसटी को 5 साल का, तो वो अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन मिलेगा। लेकिन सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 40 साल ही क्राइटेरिया होता है, ये आप समझिएगा। ठीक है, एक बड़ा बदलाव इस बार ये भी होगा दोस्तों कि अभी तक जो जीआईसी प्रवक्ता की भर्ती होती थी यूपीपीएससी से, जो 11वीं 12वीं पढ़ाते हैं, तो अभी तक ये व्यवस्था था कि बस आपका पीजी होना चाहिए, परास्नातक। ठीक है, लेकिन इस बार इसमें बीएड भी मांगा जाएगा। ये मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताया था कि ऐसा इस बार हो सकता है और वही होने जा रहा है। प्रवक्ता पद के लिए अब आपके पास बीएड भी होना चाहिए। ठीक है, संबंधित विषय में आपका पीजी हो, जो सब्जेक्ट वहाँ पर मांगेगा वो आपके पास होना चाहिए और बीएड भी होना चाहिए। तो ये एक बड़ा बदलाव है। बाकी आप
कि और भी कोई डाउट होंगे तो लिख दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं उस पर अगला वीडियो बनाऊंगा और इन बिंदुओं पर आगे डिस्कस करूंगा। ठीक है, अब आते हैं फिर से एलटी ग्रेड पर। तो एलटी ग्रेड में हिंदी का हमने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देख लिया। अब जो अगला विषय है वो आप देख सकते हैं इंग्लिश है। इंग्लिश में देखिए सिंपली कहता है कि आपका जो बैचलर डिग्री है वो इंग्लिश लिटरेचर में होना चाहिए और आपका बीएड होना चाहिए। तो यहाँ पर कोई ऐसा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है कि आपका इंटर में ये हो या बीए में ये हो। सिंपल आपका इंग्लिश लिटरेचर से बीए यानी 2 साल तक आपने इंग्लिश पढ़ा हो अपने बीए में और आपका बीएड हो तो आप एलिजिबल हैं इंग्लिश से। और मैंने आपको भी बता दिया कि परसेंटेज की कोई बाध्यता यहाँ पर होती नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तीसरे विषय पर आते हैं मैथ्स। आप देख सकते हैं मैथ्स में भी सिंपली आपका एलिजिबिलिटी यही है कि आपने मैथ्स से अपना ग्रेजुएशन किया हो, 2 साल तक आपने मैथ्स पढ़ा है अपने ग्रेजुएशन में और आपका बीएड है तो आप मैथ्स एलिजिबल हैं। अब बात करते हैं साइंस का। अब साइंस में होता है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। ठीक है, ग्रेजुएशन में कुछ विषय का ये कॉम्बिनेशन मांगते हैं। इंटर का जो कॉम्बिनेशन ये मांगते हैं वो सिर्फ हिंदी में मांगते हैं, इसके अलावा और कहीं पर नहीं है। ठीक है, बाकी हर जगह ग्रेजुएशन में ही होता है या फिर एक ही विषय वो 2 साल तक मांगते हैं। ठीक है, तो साइंस वाले अभ्यर्थी ध्यान से देखें, साइंस के लिए होता है कि आपका बीएससी में फिजिक्स और केमिस्ट्री अनिवार्य रूप से आप पढ़े होने चाहिए और फिर आपका बीएड हो तो आप एलिजिबल हैं। 2 साल तक आपने पढ़ा है तो आप एलिजिबल हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इसके बाद फिर सोशल साइंस, यहाँ पर भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मांगा जाता है और तगड़ा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि आपका जो ग्रेजुएशन है यानी जो बीए है इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स, इन 4 विषयों में से 2 विषय आपने यदि अपने ग्रेजुएशन में यानी बीए में पढ़ा है और आपने बीएड किया है तो आप एलिजिबल हैं, दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद कंप्यूटर की बात कर लेते हैं। तो कंप्यूटर में दोस्तों इस बार एक बदलाव होने जा रहा है। इस बार कंप्यूटर से बीएड की अनिवार्यता को हटाने की खबर निकल कर आई है। पिछली बार बीएड अनिवार्य था जिसकी वजह से काफ़ी कम आवेदन आए थे और काफ़ी ज़्यादा सीटें पिछली बार खाली रह गई थी। तो इस बार बीएड हटने वाला है कंप्यूटर से, एलटी कंप्यूटर से, ऐसी न्यूज़ निकल कर आई है। बाकी जो एलिजिबिलिटी है आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपका बीटेक या बीई हो कंप्यूटर साइंस से या बीएससी कंप्यूटर साइंस में हो या कंप्यूटर एप्लीकेशन में हो या फिर बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन या बैचलर डिग्री विथ ए लेवल कोर्स फ्रॉम नाइलिट हो। और पहले था कि यहाँ पर बीएड भी हो लेकिन बीएड हटने वाला है, सिर्फ कंप्यूटर की एलिजिबिलिटी आप रखते हैं तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। साथ ही साथ ये भी अपडेट आ रही है कि इस बार एमसीए को भी यहाँ पर इंक्लूड कर दिया जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बायोलॉजी का, जीव विज्ञान का। तो जीव विज्ञान में भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। कहा जा रहा है कि आपका जूलॉजी और बॉटनी होना चाहिए बीएससी में और फिर आपका बीएड होना चाहिए तो आप बायोलॉजी से एलिजिबल रहेंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री आपका बीएससी में है तो साइंस से आप एलिजिबल हैं और यदि आपने जूलॉजी बॉटनी पढ़ा है तो आप बायोलॉजी से एलिजिबल रहेंगे। संस्कृत की बात करें तो संस्कृत की एलिजिबिलिटी सिंपल है, कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है। आपका बीए में संस्कृत हो और आपका बीएड हो तो आप संस्कृत से एलिजिबल हैं। आर्ट्स की बात करें, कला की, तो आप यहाँ पर देखेंगे बताया जा रहा है कि आपका बैचलर डिग्री फाइन आर्ट या आर्ट सब्जेक्ट में है और बीएड हो तो आप एलिजिबल हैं। म्यूज़िक की बात करें तो आपका बैचलर डिग्री म्यूज़िक में है, एज अ सब्जेक्ट आपने म्यूज़िक अपने बैचलर्स में पढ़ा है और बीएड हैं तो आप एलिजिबल हैं म्यूज़िक से। कॉमर्स की बात करें तो आपका बीकॉम हो और बीएड हो तो आप कॉमर्स से अप्लाई कर सकते हैं। फिजिकल एजुकेशन की बात करें तो यहाँ पर बीएड नहीं मांगा जाता है लेकिन यहाँ पर बीपीएड मांगा जाता है। तो फिजिकल एजुकेशन की एलिजिबिलिटी आप समझिएगा कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, किसी भी फील्ड में हो, किसी भी विषय में हो, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक कुछ भी हो। ठीक है, आपका ग्रेजुएशन है और आपने किया है बीपीएड तो आप फिजिकल एजुकेशन से एलिजिबल रहते हैं। ऐसे ही होम साइंस की बात करें तो होम साइंस एज अ सब्जेक्ट आपके बैचलर्स में होना चाहिए और आपका बीएड है तो आप होम साइंस एलिजिबल हैं। और एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर की बात करें तो आपका बैचलर डिग्री एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर में है और फिर आपका बीएड है तो आप एग्रीकल्चर एलटी से आवेदन कर सकते हैं। तो ये सभी विषयों का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। ठीक है, बाकी एग्जाम पैटर्न को लेकर भी बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट किया था। तो एग्जाम पैटर्न को लेकर ये अपडेट निकल कर आ रही है कि इस बार प्री और मेंस होना तय है। इससे पहले क्या था कि एक पेपर था, 150 सवाल उसमें आते थे, 120 आपके विषय से, 30 आपका जीएस था। नेगेटिव मार्किंग थी पहले भी 1/3, तो ऑब्जेक्टिव पेपर में इस बार भी नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहेगी। लेकिन इस बार प्री और मेंस की अपडेट निकल कर आई है तो प्री मेंस होगा। इंटरव्यू पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है। अभी फिलहाल ये आपका एक सवाल हो सकता है कि प्री में क्या पूछा जाएगा, मेंस में क्या पूछा जाएगा। प्री ऑब्जेक्टिव होगा, मेंस क्या रिटन होगा, कहाँ पर जीएस होगा, कहाँ पर हमारा मेन सब्जेक्ट होगा। तो इसको लेकर अभी थोड़ा सा हमें वेट करने की आवश्यकता है। लेकिन आप इतना मानकर चलिए कि जीएस और आपका सब्जेक्ट दोनों रहेगा, आपको दोनों की तैयारी करनी है, दोनों को अच्छे से पढ़ना है। जल्दी आपको एग्जाम पैटर्न पर डिटेल जानकारी दी जाएगी। सिलेबस आपका वही रहेगा जो पिछला वाला था, लेकिन प्री और मेंस को लेकर अलग अलग
क्या पूछा जाएगा इसको लेकर अभी 100% क्लियरिटी नहीं है, लेकिन प्री मेंस होगा ये तय हो चुका है। एक और यहाँ पर पॉइंट मैं आपको बता दूं कि यूपीपीएससी की कोई भी भर्ती हो, यहाँ पर एक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होता है, ये मार्क्स आपको लाना ही होगा। जैसे ओबीसी और जनरल के लिए 40% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, पिछली बार भी ये था, इसी वजह से बहुत सारे अभ्यर्थी इस क्वालिफाइंग मार्क्स को पास नहीं कर पाए थे और सीटें खाली रह गई थी, ठीक है। और SC/ST के लिए 30% का ये क्राइटेरिया है, तो ये आपको मिनिमम लाना ही होगा, इसके बाद फिर मेरिट बनती है, लेकिन ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। इतना यदि अभ्यर्थियों ने पार नहीं किया तो सीटें खाली रह जाएंगी और नौकरी अभ्यर्थियों को नहीं मिल पाएगी। तो एक मिनिमम मार्क्स रखा जाता है, एक क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए लोक सेवा आयोग ये भर्ती कराती है, तो एक अच्छा लेवल होता है पेपर का और इस वजह से ये एक क्राइटेरिया रखा जाता है, ठीक है। बाकी इसके अलावा आपके और कोई डाउट हो, सवाल हो तो लिखिए कमेंट सेक्शन में, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके सभी सवालों का जवाब देने का। ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।